नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सर। नमस्कार। प्रणाम प्रणाम, आवाज मिल रही है नमस्ते हमारी? गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। हाँ हाँ, प्रणाम नमस्कार गुरुजी। गुरु जी। दादाजी प्रणाम, प्रणाम लल्ला गुरुजी। जी प्रणाम प्रणाम। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। और बताइए क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है। हाल तो सबका ठीक है, चाल आप बता दीजिए सरकार की ना वो तो आप बनारस से हैं। अरे गुरुजी, बनारस वालों ने तो वो तमाशा कर दिया है कि अब छन छन के जो बातें आ रही है कि ₹1,00,000 मिला तो ₹500 मिला, तो हमको पहले सोए हुए थे सब लोग क्या? गुरुजी निकले ही नहीं वोट डालने। बहुत एरिया ऐसे हैं जहां वोटिंग हुई ही नहीं। वोटिंग अब नहीं हुई ये तो अलग चीज है, लेकिन विकास के बाद भी जी जनता आपको वोट करेगी ये गारंटी नहीं। गुरुजी, लोगों ने ये कहा कि घर मिल गया, खाने को मिल रहा है, तो वोट देकर क्या करना? अब तो जो हम्म पैसा दे रहे हैं, यहाँ लाख लाख रुपया बटा है और प्रमाण है गुरुजी यहाँ पे। हम्म
लोगों ने बताया है कि देखिए इतना पैसा आया है। एक रीजन हमारे ही और। जानने वाले हैं जिन्होंने बोला कि ये देखिए हमारी मेड को 1-1 लाख रुपया मिला, घर है, सब कुछ है, सब मिला है, बेनिफिशरीज रहे और पैसा मिला एंड इट इज ऑल फंडेड। तो हमने कहा एलआईयू सो रही थी या बीजेपी सो रही थी या आरएसएस जो उसका एक घटक है, जो मेन है, जो इनकी बेस है। गुरुजी काम ही नहीं किया लोगों ने, कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, किसी ने पर्ची नहीं बांटी। पहले होता था ना, एक एक माहौल होता था। यहाँ गर्मी, जो सब यही कह रहे हैं, एसी रूम में बैठ के थोड़ी इलेक्शन लड़ा जाता है। ना ना, सब लोगों ने सोचा चावल पहुंचा दिए हैं तो काम हो गया है। समझ रहे हैं ना। सबसे और बुरा तो दूसरा, गुरुजी, दूसरा ये जरूर रहा कि इतना अपेक्षा नहीं लोग यूपी से करेगा। पूरे देश में यदि किसी का विकास हुआ है तो वो सबसे ज्यादा यूपी का विकास हुआ है। मतलब ईमानदारी से, चाहे वो अयोध्या हो, बनारस हो, लखनऊ हो, ठीक है ना, कहीं भी हो। ईमान सबसे ज्यादा कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या में इंटरनेशनल, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट यूपी में दे दिया गया। नमस्कार सर। और अयोध्या जैसे जगह पे हार जाना, तो ये हिंदू आत्मीयता के ऊपर भी चैलेंज है, ठीक है ना। बिल्कुल है। सब लोग कह 82 रहे थे प्रतिशत वो लाख। एक रीजन ये भी रहा ना कि आएगा तो मोदी, सबने कहा आना तो है, कोई अरे तो वोट देने कैसे आ जाए नहीं जाएगा? जाए। जब तक वोट देने नहीं जाओगे तो बस कैसे वोट आ देने जाएंगे? नहीं गए, वोट देने नहीं गए, बस यही एक बात है। लोगों को लगा जीत जाएंगे। अब आप समझिए ना कि आपने गले में फांस डाल लिया, आप लटकते रहो ना पूरे 5 साल। ना, 5 साल तक बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। गुरुजी जैसे बैसाखी मिल गई ना, एक हाँ। चंद्रबाबू नायडू एक तरफ, नीतीश अब जी तो दोनों ऐसे हैं कि बैसाखी को दो दो पैर है। ठीक है ना। अब तो यहाँ तो हाँ, मजाक ये हो रहा था कि जितने एयरपोर्ट बने हैं ना, अयोध्या, कुशीनगर, इन सब हाँ, में बंद कर दीजिए। बोलिए मेंटेनेंस के 5 साल के लिए मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिए, तब समझ में आएगा इन लोगों को। हाँ। नहीं, मैं तो इस बात को मान गया। कल पढ़ाया भी नहीं, मैंने क्लास कैंसिल कर दिया था, ठीक है ना। जी। बड़ा दुख हुआ कि, तो वो प्रतीत होता है हिंदुस्तान में जो है, हम अगर इतने दिन गुलाम रहे, वैसे तो पूरा संसार ही गुलाम था। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड के कब्जे में सिर्फ हिंदुस्तान ही था। तो लेकिन हमारे गुलाम रहने का ना कारण स्पष्ट हम लोग बता देते हैं कि यही सब कारण है जिसकी वजह से हम लोग गुलाम रहे, ठीक है। और वोट परसेंटेज कम होने का कारण स्पष्ट हो गया था कि मोदी को वोट कम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग बुर्का पहन पहन के सुबह से लाइन में लग जाते हैं। पता नहीं उन लोगों को कितना इंटरेस्ट है। और तीनों जगह मतलब यूपी, महाराष्ट्र और बंगाल, कोई भविष्यवाणी गलत नहीं होता यदि लोग घर से निकल के वोट कर देते। बिल्कुल सही। बंगाल, और दूसरा, एक तो पहले घर से निकल के वोट कर देते, दूसरा बंगाल में कांग्रेस नहीं लड़ा, जो मुसलमान वोट बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में मायावती नहीं लड़ी, ठीक है ना। और मुंबई में सारा का सारा वोट जो है वो सेंटिमेंटल हो गया शरद पवार को और उद्धव ठाकरे को, ठीक है ना। वो सेंटिमेंट पे वोट चला गया। तो यही 3 जगह का है। फिर भी सरकार बनेगी, और मोदी शाह की जोड़ी है। ये 16-17 लोग खाली निर्दलीय के हैं, उसमें से 7-8 का जुगाड़ कर ही लेंगे। सर अभी आया ना गिरिराज जी का स्टेटमेंट कि 303 हैं जो निर्दलीय, 17 है उसमें से 7 7 हमारे पास आ गए। अभी जो पटना वाले हैं हाँ गिरिराज जी, हाँ। उन्होंने यही कहा है। उसके बाद अब है क्या कि अब ये अमित शाह है, हो सकता है सपा को ही तोड़ दें, आधा आधा कर दें। हाँ, वो भी पॉसिबिलिटी, और कुछ भी पॉसिबिलिटी। सपा बसपा टूटते रहा है। हाँ, टूटता रहा। सपा बसपा की कहानी है टूटने की। अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू नहीं रहने का कहानी है एक साथ, तो सपा बसपा के टूटने की भी कहानी है, ठीक है ना। और मनाने के लिए तो उद्धव ठाकरे को भी मनाया जा सकता है। तो इसीलिए 5 साल मोदी जी रहेंगे, ये ठीक बात है। एक मीम्स आया था, बड़ा अच्छा लिखा था, भारत की जनता ने घोड़े के पैर में जंजीर भी डाल दी और गधे को जीतने भी नहीं दिया।
समझ रहे ना, बड़ा अच्छा लगा हमको, भांजे ने भेजा था कि पढ़िए जरा। तो ये भी सही है कि घोड़े के पैर में जंजीर डाल दी और गधे को जीतने नहीं दिया। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इससे दोनों को, बीजेपी को और संगठन को, मतलब आरएसएस को, ये समझना होगा कि हर समय करिश्माई चरित्र आपके पास नहीं होगा। मतलब हर समय मोदी नहीं होगा। मोदी मोदी बिल्कुल सही। मोदी अपना काम पूरा किया है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो हर समय करिश्माई चरित्र नहीं होगा, ठीक है ना। और हर समय वाजपेयी जैसा चरित्र भी नहीं मिलेगा कि वो मिली जुली सरकार चलाने के माहिर थे। 5 साल उन्होंने बड़ा अच्छा राज किया। जब विपक्षी गड़बड़ करे तो कहता था इस्तीफा हमारा ले लो पहले, तुमको जाना है बाद में जाना, मेरा इस्तीफा पहले लो, ठीक है ना। तो ये सब अ, पुरुष सदियों में, मतलब एक आध आते हैं, मेरा कहना यही है। भले मैं जानता हूं मोदी को बहुत करीब से, हमने व्याख्या की है मोदी की, ठीक है ना। अब अगले 5 साल के लिए, इसके बाद जो 2029 में जो चुनाव होगा, उसके लिए कितना कमर कसना पड़ेगा दोनों को, संगठन को। और अभी समझिए, संगठन ने काम किया है दिल्ली में, इतना काम किया संगठन ने दिल्ली में कि वर्णन नहीं है। कोई सा भी ऐसा अच्छा। घर, कोई सा भी ऐसा आदमी नहीं जिसको संगठन के आदमी से भेंट नहीं। इतना काम किया दिल्ली में, और यूपी में सारी संगठन काम ही नहीं कर रहा है। बताइए, जब अनुराधा जी बोल रही है कि संगठन काम नहीं कर रहा। गुरु चलिए। जी हमारे स्ट्रिंग एमपी हार गए, महेंद्रनाथ हाँ पांडे, वो निकले ही नहीं, अपने क्षेत्र में गए ही नहीं। अब भारी उद्योग मंत्री है, हमारे हस्बैंड इंडस्ट्रियलिस्ट है, हाँ। पिछले 5 साल में वो एक उनका चक्कर लगा ही नहीं इंडस्ट्रियल एस्टेट में। तो घर मूछ डाई करके, बाल डाई करके, 70 साल की उम्र में एसी में बैठेंगे तो काम होगा गुरुजी? ऐसे नहीं होते हैं नहीं, काम। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ उम्मीद तो रही है। कुछ ये भी हुआ कि कुछ टिकट जो है ना, जैसे कि 6 बदल दिए दिल्ली के, वैसे यूपी के भी 25-30 बदल देते ना, अच्छा। हाँ। तो काम और अच्छा हो सकता था। यूपी के बदलने नहीं दिए ना गुरुजी अमित शाह जी ने, इसमें योगी जी हम्म का कोई हाथ नहीं है, उनका हमारा हम्म कोई हाथ नहीं, जो हम्म। कहा बल्कि कहते हैं वही योगी किया। जी के आदमी को नहीं लिया, नहीं उसका एक लिया, नुकसान हुआ। एग्जैक्टली हाँ, नहीं लिया, नुकसान उनको हुआ है। थोड़ा सा डाउनग्रेड करने की कोशिश थी कि योगी बहुत ऊपर जा रहे हैं, तो हो सकता है उनके आदमियों को रोका हो और उसका नुकसान भुगतना पड़ा। हाँ, हो सकता है। बीजेपी में र, गुटबाजी र, नहीं होगा सो बात नहीं है, वो तो चलता जे- ही र, चलता है। र, राजस्थान में भी वसुंधरा को इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो उसके भी अपना रहता ही नुकस है कुछ ना कुछ, तो हाँ अपना हाँ। सबका अपना प्रभाव होता है। न राजस्थान और पश्चिमी यूपी में तो कुछ राजपूत संगठन जो है हाँ, वो है वहाँ नाराज पे हो गया। जाति। वो नाराज हाँ, हो गया। जाति समीकरण बिगड़ा है थोड़ा। और हम कुछ माने ना माने, एक चीज हो गया कि आप अच्छे हो, आप सच्चे हो, आप विकास करने वाले हो, तो आप जीतोगे जरूरी नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ जो एमपी जीता है अजय मंडल, वो मोदी के बल पे जीता है। और लेकिन उसने कम से कम अपने इलाके में ना वोटर को निकाल लिया बाहर। यहाँ तो वोटर ही बाहर निकलने पे राजी नहीं है। मेनली हमारे यहाँ से, जहां मैं रहता हूँ ग्रेटर नोएडा, यहाँ महेश शर्मा को कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि वो आता ही नहीं है। सज्जन व्यक्ति है, बहुत अच्छे हैं, उसके पास चले जाइएगा तो मीठे वचन सुनने मिल जाएंगे, लेकिन किसी काम का नहीं है। सब यही बोलता है निकम्मा। लेकिन मोदी के नाम पे लाखों वोटों से जीत गया। चलिए, कोई बात नहीं है। तो हम लोग कहाँ तक थे बताइएगा। गुरु जी, नक्षत्र तारों की संख्या और आकृति और नक्षत्रों के स्वामी, तो 12 नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी तक हो गए थे। अच्छा, आगे चलिए के उत्तर नक्षत्र फाल्गुन। तो लिखा जाए हस्त। सर एक क्वेश्चन था। हाँ मिली, बोलो। सर अगर जैसे कि आपने नक्षत्रों का लिखवाया ना कि इस नक्षत्र में ये काम कर सकते हैं, तो अगर कोई अच्छा नक्षत्र है और लेकिन उदया तिथि नहीं है उस दिन का, तिथि शुरू हो गई है लेकिन उदया तिथि नहीं है, तो
उस तिथि को मानेंगे जो बाद में तिथि शुरू हुई है उस नक्षत्र में? हाँ मानेंगे। और जैसे कि नक्षत्र भी अच्छा है, तिथि भी अच्छी है, लेकिन अब वही है कि मान लीजिए नंदा तिथि है लेकिन वो रविवार है, नक्षत्र अच्छा है, तो क्या करेंगे उसमें? नहीं ना मानेंगे? ऐसा नहीं करेंगे, अलग अलग चीज अलग अलग बताएंगे आगे। अभी ठीक। आज हो सकता है कि सर्वार्थ सिद्ध योग जो आप लोग पंचांग में देखते हो, आप लोग पंचांग ले लेना, खरीद लेना, मैं कोई जो भी पंचांग मिलता है खरीद लेना। आसपास हमारे जो हैं यूपी और काशी का तो पंचांग आता ही है, बनारस का, वो भी अच्छा है। बाकी जो दिल्ली एनसीआर में है वो पंचांग दिवाकर, विश्व विजय या राजधानी, कोई सा भी पंचांग ले लेंगे, हम आपको बता देंगे। तो गुरुजी क्वेश्चन है, दिस इज नीलम। हाँ, जैसे अभी मैं यहाँ यूएस में हूँ, तो यहाँ पर कौन सा पंचांग चलेगा गुरुजी? वहां कैसे? पे वो आप तो ना दृक पंचांग जो ऑनलाइन होता है ना, हाँ जी गुरुजी। उसका यूज करो, उसको चलाने के लिए सीखो, दृक पंचांग। ओके। ठीक है ना? नीलम जी ठीक है। उसका ऐप भी अवेलेबल है, दृक पंचांग का ऐप है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ओके ओके, थैंक यू अनुराधा जी। आई सेंड यू द लिंक। हाँ थैंक यू गुरुजी। तो उत्तरा फाल्गुनी, तारों की संख्या 2, चार पाई जैसा उसका चित्र है, और अर्यमा सूर्य का ही नाम है, अर्यमा जो उसके देवता है, स्वामी है। हस्त, तारों की संख्या 5, नाम के तरह ही उसकी आकृति है हाथ जैसा, और उसके स्वामी है सूर्य। चित्रा, तारों की संख्या 1, हस्त की आपने आकृति नहीं बताई सर। हाथ हाथ। अच्छा। चित्रा, तारों की संख्या 1, आकृति मोती जैसा, और स्वामी में विश्वकर्मा। अब लिख लीजिए स्वाति, एक, तारों की संख्या 1, मूंगा, वायु इसके स्वामी हो जाएंगे। विशाखा, तारों की संख्या 4, तोरण, तोरण जो बड़े बड़े नेता और ये तोरण जो लगाते हैं, वो तोरण जैसा चित्र है। इंद्र लिख लीजिए, बाकी अग्नि का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध लिखा जाता है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, इंद्र लिख लीजिए, क्योंकि देवताओं के राजा हैं तो अग्नि के जगह इंद्र आ सकता है। जहां हमको कंफ्यूजन हो वहां हम इंद्र ले सकते हैं। अनुराधा, तारों की संख्या 4, पिंड, पिंड की आकृति, मित्र, मित्र मतलब सूर्य का ही, मित्राय नमः, ये सूर्य का ही नाम है, 12 नामों से एक नाम है मित्र। अब लिख लीजिए ज्येष्ठा, तारों की संख्या 3, आकृति कुंडल की, और स्वामी इंद्र।
मूल ले लीजिए। तारों की संख्या 11, मंच जो भी भाषण देने वाला मंच होता है या सामान्य से ऊंचा थोड़ा दिखाई देने वाला स्थान हो, मंच। देसी लैंग्वेज में मचान भी बोलते हैं, जो खेत वेत में होता है, तो मंच लिखिए आप। और इसके जो देवता हैं, स्वामी हैं, वो राक्षस। पूर्वाषाढ़ा, तारों की संख्या 2, आकृति हाथी दांत, और स्वामी जल है। उत्तराषाढ़ा, तारों की संख्या 2, आकृति मंच, विश्वेदेव, स्वामी विश्वेदेव। विश्वेदेव विष्णु के ही रूप को विश्वेदेव भी कहते हैं, तो विश्वेदेव लिखिए। अभिजीत, तारों की संख्या 3, आकृति त्रिकोण की, और स्वामी ब्रह्मा। श्रवण, तारों की संख्या 3, आकृति वामन। वामन जो वामना अवतार जो बोलते हैं, उसकी बात हो रही है। और स्वामी विष्णु। धनिष्ठा, तारों की संख्या 4, आकृति मृदंग, आकृति दोबारा रिपीट करेंगे सर? मृदंग वो बजाने वाला होता है ना, मृदंग, ढोल के जी आकृति जी का जी मृदंग होता है। जी सर। और देवता वसु। वसु भी मोटा मोटा विष्णु के ही कहा जाता है। सतभिषा, नाम से ये सतभिषा, सत का मतलब 100, तारों की संख्या 100, आकृति वृत्त, गोल, वृत्त की आकृति, देवता वरुण। पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद 2, तारों की संख्या 2, आकृति मंच, स्वामी अज चरण। अज, अज, आज के जगह आ की मात्रा नहीं लिखेंगे, अज लिख देंगे, अज चरण। ये रुद्र के नाम है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, रुद्र का ही कोई नाम है, अज चरण।
उत्तरा भाद्रपद, तारों की संख्या 2, आकृति जुड़वा, अहिर बुधन्य, ये देखिएगा, अहिर बु ध आधो नो और यो, अहिर बुधन्य, ये भी रुद्र का ही नाम है। लिख लीजिए रेवती, इसके 32 तारा है, तारों की संख्या 32। बत्तीस तारा है। मृदंग इसका आकृति है। पूखा या पूषा जो भी बोलते हैं, ये पू प वाला सा, पूषा, ये सूर्य का ही नाम है। पूषा सूर्य का ही नाम है। तो ये हो गया हमारा। गुरु जी सतभिषा का आकृति छूट गई मुझसे। वृत्त, वृत्त का मतलब ये गोल। गोल, ठीक हाँ। जी, समझ गया। तो नक्षत्रों में परेशानी होने पर, वैसे नक्षत्रों के भी मंत्र बताए गए हैं, और यदि उसके मंत्र हम नहीं करते हैं तो उसके स्वामी के मंत्र करने चाहिए। ठीक है, तो स्वामी किस रूप में, जिसको देवता भी बोल सकते हैं, यहाँ स्वामी, रेवती का स्वामी कौन हो गया? तो बुध हो गया। समझ गए ना, ग्रह में बुध हो गया। एक तो आप बुध के मंत्र बोल सकते हैं, और दूसरा पूषा सूर्य के मंत्र बोल सकते हैं, ये इसके देवता हो गए। ठीक है, तो आकृति वगैरह का जो वर्णन है, ये बहुत जगह यज्ञ आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। आचार्य मनोज जी हैं और एक सूर्य प्रताप जी हैं, शायद आज क्लास में दोनों उपस्थित हैं या नहीं, कोई है तो बताएं। आचार्य मनोज जी तो शायद लगता है। वीडियो ऑन होता है, अगर सिग्नल है तो ऑन कर लीजिए, तो थोड़ा बात करें आपसे। हमारे 5 तत्व होते हैं: क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्योंकि मैं भूल गया हूं, बड़े बचपन की बात है, मैंने दोबारा कभी पढ़ा नहीं, और आप लोग उसी चीज को पढ़ते हुए आए हैं, तो मैं जब पढ़ूंगा कहीं ना कहीं तो ढूंढ ही लूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं। ये मंगल का साइन होता है, ये तो हम सारे साइन जानते हैं, समझ रहे हैं। और इसका जो बीज होता है वो होता है रम। ठीक है ना, तो ये क्या है? अग्नि का बीज है। ठीक है, तो हमको पृथ्वी का बीज चाहिए, वायु का बीज चाहिए, जल का बीज चाहिए, और आकाश का बीज चाहिए। आपको मालूम है? नहीं गुरु जी, देख के बता सकूंगा जी मैं। हाँ, देख के बता सकूंगा गुरु जी। मैं इसमें जो है व्हाट्सएप ग्रुप इसमें डाल दूंगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में तो बाद में डालेंगे, अगले क्लास में लेकर के आइए, क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये तो मैं जानता हूं। क्यों? इसका प्रयोग हर, जब कभी भी हमारे यहाँ हवन होता है ना, तो हवन कुंड में ये
मैदा से, मैदा आटा मैदा से जानते ही है, जो भी मिल जाए उससे त्रिकोण बना करके और उसके बीच में रम या रंग जो भी बोलते हैं, रौ में अंक की मात्रा, वो लिख करके तभी लकड़ी लगाया जाता है, ठीक है ना। तो अग्नि का बीज होता है। तो मैंने सोचा, मेरे मन में आज आया था कि कोई छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे इस 5 तत्व को कंट्रोल कर सकता है, तो हम उसके बीज को भी पढ़ सकते हैं और उससे भी हम अपना उपचार कर सकते हैं। ऐसा किया जाए। हमारा तो सनातन साहित्य का भी अंत नहीं है, शास्त्र तो है ही, तो इसको आप देख के रखिएगा, हम भी ढूंढ लेंगे, ऐसा कोई नहीं, मिल जाएगा, गूगल करेंगे, गूगल में नहीं मिलेगा तो अब अन्य जगहों पर मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं, जब नक्षत्रों को पढ़ा हम लोगों ने, नक्षत्रों को क्षिप्र लघु मृदु मैत्र चर चल ये सब पढ़ा, इसके बाद भी हमारे लिए क्या होता है, एक तिथि है कि आज के तिथि में आप विवाह का कार्य कर सकते हैं। लेकिन क्या मैं कर सकता हूं? जब प्रश्न मैं और मेरा होता है, तब वहां कहा जाता है कि अगर हमारे जन्म नक्षत्र से तीसरा, पांचवा और सातवां ये नक्षत्र आवे हमारे विवाह वाले दिन, तो हमको विवाह नहीं करना चाहिए। या अन्य कार्य वाले, विवाह मैंने उदाहरण में दिया, अन्य कार्य नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले तो तारों की संख्या 9 होते हैं, उसको हम लोग, जैसे ये नक्षत्र है, नक्षत्र को ही तारा बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। और तारों की संख्या 9 होती है, उसको आप लोग अपने इसकी चर्चा कर लेंगे मनोज जी से। कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए, आप लोग आचार्य लोग हैं मनोज जी, आपके जुबान पे होना चाहिए, क्योंकि पंच तत्व के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करने का प्रयास करते हैं। ये 9 तारा हो गया। और इसका रिपीटेशन हो गया, 3 बार रिपीटेशन हो जाता है। तो पहला जो तारा होता है वो जन्म, उसके बाद जो तारा होता है संपत, उसके बाद जो तारा होता है विपत, उसके बाद जो तारा होता है क्षेम, उसके बाद जो तारा होता है प्रत्यारी, उसके बाद जो तारा होता है साधक, उसके बाद जो तारा होता है वध, उसके बाद जो तारा होता है मैत्र या मित्र, जो भी कह सकते हैं, और सबसे आखिरी वाला जो होता है वो अधिमित्र होता है। तो मैं आप लोगों को बताऊं तो कोई एक अपना जन्म नक्षत्र बता दीजिए। रेवती ले लीजिए गुरु जी। रेवती। आप लोग अब बात को समझिएगा।
तो पहला रेवती हो जाएगा, रेवती। आप लोग सीधा सीधा ही लिखिएगा, हम थोड़ा समय के इसमें। अब आप समझिए कि किसी का जन्म, जो आप लोगों का जन्म है, किसी का मृगशिरा में है तो वो जन्म के जगह पे मृगशिरा, रेवती के जगह पे मृगशिरा लिखेंगे। किसी का चित्रा में है तो चित्रा लिखेंगे, किसी का पूर्वा फाल्गुनी में है तो पूर्वा फाल्गुनी में, किसी का श्रवण है तो श्रवण लिखेंगे। ठीक है, इसमें अभिजीत काउंटिंग में नहीं आएगा क्योंकि ये 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 3 राउंड घूमेगा, समझ रहे हैं ना, और वो बड़ा क्रम से घूमेगा। तो और जन्म नक्षत्र से शुरू होगा, समझ रहे हैं। किसी का भरनी है तो भरनी यहां लिख लीजिए, आप अपने नक्षत्र को लिख लीजिए, या यही उतारना है तो लिख लीजिए कि मान लिया कि रेवती में जन्म हुआ था, मान लिया किसी जातक का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ था। तब रेवती के बाद क्या आएगा? अश्विनी। अश्विनी के बाद क्या आएगा? भरणी। भरणी के बाद क्या आएगा? कृतिका। कृतिका के बाद क्या आएगा? रोहिणी। रोहिणी के बाद क्या आएगा? मृगशिरा। मृगशिरा के बाद क्या आएगा? आर्द्रा। आर्द्रा के बाद क्या आएगा? पुनर्वसु। पुनर्वसु के बाद क्या आएगा? पुष्य। ये कंप्लीट हो गया, एक चरण हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें से पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, ये 4 नक्षत्र ऐसे होंगे जिसमें हम काम नहीं करेंगे। कोई भी शुभ कार्य जातक नहीं कर सकता। तो अगर ये अनुराधा जी के लिए है तो अनुराधा जी के लिए रेवती नक्षत्र में कार्य नहीं कर सकती, जन्म नक्षत्र को भी अच्छा नहीं माना गया। कई कार्यों में हाँ बोल देते हैं लेकिन कई कार्यों में मना करते हैं। लेकिन ये तीसरा, पांचवा, सातवां जो है ये तो मना ही है। अब रेवती, अश्वनी, भरणी, ये भरणी कौन है? विपत तारा है। ठीक है, विपत तारा है। उसके बाद ये प्रत्यारी जो है ये भी अच्छा तारा नहीं है, और उसके बाद ये बद है 7वां नंबर, ये भी अच्छा तारा नहीं है। तो प्रत्यारी रोहिणी, तो रोहिणी में भी कोई कार्य नहीं, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, और आर्द्रा में भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पहला चरण हो गया। अगर आप दूसरा चरण लिखना चाहते हैं तो दूसरा चरण भी लिख लीजिए, फिर हम आगे समझा देंगे। तो पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, अश्लेषा के बाद मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, उसके बाद क्या आएगा? हस्त, उसके बाद चित्रा, उसके बाद स्वाति, उसके बाद विशाखा, उसके बाद मनोज जी आप खोल के रखिए अपना, बताइए हम भूल भी जाए अनुराधा। तो। अनुराधा। विशाखा के बाद अनुराधा,
ज्येष्ठा जी। पुनर्राधा के बाद ज्येष्ठा, मूल। ज्येष्ठा के बाद मूल, पूर्वाषाढ़। मूल के बाद पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ जी। उत्तराषाढ़ा, हस्त जी। उत्तराषाढ़ा के बाद श्रवण। श्रवण। श्रवण, श्रवण के बाद धनिष्ठा। धनिष्ठा, उसके बाद शतभिषा। शतभिषा, उसके बाद पूर्वाद्वत। पूर्वा भाद्रपद, उत्तराभाद्र। उत्तरा भाद्रपद, और उसके बाद रेवती यहाँ आ ही गया है। तो अब आप लोग समझिएगा कि ये वाला जो है पहला, ये वाला तीसरा, और ये वाला पांचवा, और ये वाला सातवां। एक तो आप लोगों को ये याद हो जाना चाहिए, आगे काम आता है ज्यादा। जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, वध, मैत्र, अतिमैत्र, ठीक है। और ये भूल जाए तो याद रखिएगा 1, 3, 5, 7, जिसमें एक का थोड़ा कम महत्व है, इसका महत्व अधिक है, ये होना नहीं चाहिए। और ये पहला चरण है, ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, और ये तीसरा चरण बोल लीजिए या रिपीटेशन बोल दीजिए, ठीक है ना। तो पहले वाले का 100% वैल्यू है, पहले वाले का बहुत अधिक प्रभाव है। तो पहले वाले में आपको विशेष मानना है, और दूसरे चरण में हमको कम मानना है। दूसरे चरण में कहा जाता है प्रथम चक्र में विपद, प्रत्यारी एवं वध तारा पूर्ण रूप से अशुभ होते हैं। लिखिए, प्रथम चक्र में विपद, प्रत्यारी एवं वध, तो विपद को 3 नंबर दे दीजिए, प्रत्यारी को 5 नंबर दे दीजिए, वध को 7 नंबर दे दीजिए। पूर्ण रूप से अशुभ हैं। अगर आपके पहले चरण में यह आ जाए तो वर्जित रखिए। दूसरे चक्र में, अब जब दूसरे बार घूमेंगे, हमने जो दूसरा लिखा वहां, उसमें विपद तारा का प्रारंभिक 1/3, विपद तारा का प्रारंभिक 1/3, प्रत्यारी तारे का अंतिम 1/3, और बध तारे का बीच का 1/3 भाग त्याज्य है, त्यागना चाहिए। और तीसरे चक्र में विपत, प्रत्यारी एवं बध सभी तारे पूर्ण रूप से शुभ कहे गए। तो तीसरे चक्र का हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबको शुभ कहा गया है। यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया? सही, 1/3 कैसे देखेंगे? 1/3 तारा कौन है? जैसे जो भी, जैसे मान लीजिए विपद अभी तारा बता देता बात। एक तारा, तिहाई। ये एक मिनट, एक वह ये भी समझना जरूरी। इनके लिए कौन सा तारा हो गया? भरणी। मैं लिखता हूं भरणी।
भरणी के बाद रोहिणी, रोहिणी, रोहिणी के बाद आर्द्रा, आर्द्रा। इसका पहला तो पूरा का पूरा अशुभ है। दूसरे चक्र में ये भरणी, रोहिणी और आर्द्रा ये तीनों 13 डिग्री, हाँ 13 डिग्री 20 मिनट पूरा का पूरा अशुभ हो गया। क्लियर हुआ मिली? अब जी आ सर। जाते हैं, अब आ जाते हैं दूसरे चक्र में। अब इसको मिटा देते हैं। ये समझ लिया, इसका 13 डिग्री 20 मिनट जहां से शुरू होगा 13 डिग्री 20 मिनट वहां तक पूरा का पूरा खराब है। उस बीच में हम क्या क्या नहीं कर सकते वो हम लिखा देंगे। सामान्य रूप से क्या नहीं कर सकते वो बता देंगे। उसके बाद दूसरा चक्र आता है, तो दूसरा चक्र में है पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त और स्वाति। इसका प्रथम भाव पहला पहला तिहाई, प्रथम तिहाई। इसका दूसरी द्वितीय तिहाई और इसका तृतीय तिहाई अशुभ होता है। अब तिहाई का मतलब क्या हो गया? 13 डिग्री 20 मिनट भागा 3। क्लियर हुआ या इसको भी निकाल के बताएं? नहीं जी सर, क्लियर है ये। 3 से हो डिवाइड गया कर। 4.4 आ गया, 4.4 डिग्री का। ठीक हो है। गया? जी सर। चलो अच्छी बात है। और तीसरा चरण में सब शुभ हो गया, तीसरे चरण जाने में कोई अशुभ नहीं रहता है। और ये कई जगहों पर आपको ऐसा बताया जाएगा, इसीलिए इसको समझ लेना आज जरूरी है। ठीक हो गया? तो कहा गया उपनयन, अन्नप्राशन, मुंडन। लिखिए, उपनयन, अन्नप्राशन, मुंडन, राज तिलक, द्वितीय गर्भ से उत्पन्न लड़का अथवा लड़की के विवाह आदि के लिए जन्म तारा को शुभ माना गया है। जन्म तारा कई जगह शुभ है और कई जगह अशुभ है। बाकी तीनों को तो अशुभ ही माना गया है। जन्म तारा को उपनयन, अन्नप्राशन, मुंडन, राज तिलक, द्वितीय गर्भ से उत्पन्न संतान आदि के लिए जन्म तारा शुभ है। तो आगे लिखिए, गर्भाधान और यात्रा के लिए विशेष रूप से गर्भाधान और यात्रा के लिए विशेष रूप से जन्म तारा को त्यागना चाहिए। पहले गर्भ से उत्पन्न लड़का या लड़की, तो जिसको ज्येष्ठ पुत्र कहते हैं, ज्येष्ठ पुत्र या ज्येष्ठ पुत्री के विवाह के लिए भी जन्म तारा का त्याग करना चाहिए। और नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए कि पहले आवृत्ति में विशेष रूप से तीसरे, पांचवें और सातवें, विशेष रूप से तीसरे, पांचवें और सातवें अर्थात विपत, प्रत्यारी और वध
तारे को अशुभ मानना ही चाहिए। अति आवश्यक होने पर इनका कुछ दान बताया गया है, उस दान को करके फिर इस नक्षत्र में अर्थात इन तारों में कार्य किया जा सकता है। और यदि न करें तो अच्छा, अगर हमारी मजबूरी हो गई कि हमको अब यात्रा करना ही पड़ेगा, तो कहा गया है बध तारा के लिए पहले विपत लिख लीजिए, नंबर से ही लिखिए, पहले जन्म तारा लिखिए। हाँ, जन्म तारा के लिए सब्जियों का दान करें, विपत तारा के लिए गुड़ का दान करें, प्रत्यारी तारा के लिए नमक का दान करें, बध तारा के लिए स्वर्ण का दान करें। विशेष परिस्थिति में यदि हमको इन नक्षत्रों का चयन करना ही पड़े तो हमको इस दान का ख्याल रहना चाहिए। हम दान करने के बाद इसको एक्सेप्ट करते हैं ताकि इसका दोष हमको कम लगता है। आगे यहां तक आप लोगों ने समझ लिया इसको। सर एक चीज पूछना था कि जैसे ये विवाह के लिए लिखा है, और अगर लड़की के लिए किसी लड़के को देखने जाना है या मिलने जाना है, उसके लिए भी देखेंगे क्या देख सकते हैं। इसी तरह से? हाँ हाँ, बिल्कुल। गुरुजी मैं पूछना चाह रहा था, जी हाँ, ये पूछिए। आपने प्रथम और दूसरा और तीसरा चरण, इसको हम कैसे समझेंगे? वो जहां से प्रारंभ होगा ना, मान लीजिए 8 बजे से रेवती प्रारंभ हुआ, रेवती में जन्म बताया गया, जी तो दूसरे चरण में रेवती नहीं आ रहा है, दूसरे चरण में कौन आ रहा है? अश्लेषा आ रहा है। जी। हाँ। तो अश्लेषा 8 बजे से शुरू होगा और 24 घंटे में नहीं, वो 13 डिग्री 20 मिनट चलने में उसको कितना समय लगता है ये हमको पता करना है। चंद्रमा को 360 डिग्री चलने में कितना समय लगता है? 2.25 दिन। 2.25 दिन। तो 12 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा? तो तिथि निकल जाएगा, और 13 डिग्री 20 मिनट चलने में कितना समय लगेगा? उससे नक्षत्र निकल जाएगा। तो जितना ठीक है। समय लगेगा 13 डिग्री 20 मिनट चलने में, उसका 1/3 जहां से शुरू हुआ है और वहां तक वो घंटा मिनट में आप निकाल लीजिए। क्लियर हो गया? धन्यवाद। मैं सोचता हूं कि नक्षत्रों से संबंधित कुछ बातें और हैं जो कोशिश मैं कर रहा हूं आगे, जैसे मनोज जी लोग हैं क्लास में हैं, ऐसे लोगों का सहयोग मिला तो सूक्ष्म नक्षत्र निकालने का भी आप लोगों को बता देंगे। इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं। तो प्रत्येक दिन हर मुहूर्त एक अलग नक्षत्रों का हो सकता है। आपको होरा भी पढ़ाएंगे, जब वार पढ़ाएंगे तो वहां होरा पढ़ा दें। इसका मतलब है कि सोमवार को हर ग्रह का होरा हो सकता है।
तो 12 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 720। 720 मिनट होते हैं। और इसको 15 भागों में बांटना है। तो ये क्या हो गया? 48 मिनट। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। दो घटी का एक मुहूर्त हम पहले पढ़ाए हुए हैं। तो एक घटी 24 मिनट का, तो दो घटी 48 मिनट का, और यही 48 मिनट का एक मुहूर्त हो जाए। एक तो ये भी सूक्ष्म मुहूर्त है, इसमें भी समझने की जरूरत। तो ये अब ये जो 12 घंटा है, ये 12 घंटा क्या है? मोटा मोटी 12 घंटा ले लिया। ये तो ये भी समझ में आ गया कि 48 मिनट हम लोगों को निकालना है। ये 48 मिनट वेरिएबल है, कभी कम हो कभी ज्यादा हो सकता है, दिनमान और रात्रिमान के हिसाब से। और दिनमान और रात्रिमान की चर्चा हमने पूर्व में की है, इसीलिए आज उसकी चर्चा नहीं करते। ठीक है, हमारा समय कुछ बच जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि दिनमान 12 घंटे का है और रात्रिमान 12 घंटे का है। और सूर्योदय 6 बजे हो रहा है। तो पहला मुहूर्त 6 बजे से, सूर्योदय 6 बजे, 6 बजे से 6:48 तक रहेगा। अभी नोट मत कीजिए, पहले समझ लीजिए, नोट करने का तरीका बताएंगे फिर नोट कीजिए। तो पहला मुहूर्त 6 से 6:48 तक रहेगा, ये क्लियर हो गया। दूसरा मुहूर्त 6:48 प्लस 48। अब ये लिखिए, 8 दूनी 16 के 6 हाथ मतलब 1 4 4 8 1 9 9 में से 60 निकल जाएगा तो 3 इधर बच जाएगा, और 6 में से गया 7, 7 36। ठीक है। तीसरा मुहूर्त 7:36 से, अब इसमें 48 जोड़ेंगे। 8 6 14 के 4 हाथ में रहा, 1 और 4 3 7 1 8 8 है तो 24 24 60, तो 7 ये 8:24। क्लियर हो गया। ये क्रमशः 1 से 15 मुहूर्त हम लोगों को लेना है। क्लियर हो गया, 1 से 15 मुहूर्त लेना है। तो हर मुहूर्त का, अब आगे आप लोगों को बता, ये क्लियर हो गया, इसको समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब आगे क्या करना है? तो 15 मुहूर्त दिन के और 15 मुहूर्त रात्रि के, तो 3 कॉलम बना लीजिए। यहां लिखिए मुहूर्त संख्या।
दिन का स्वामी नक्षत्र, रात्रि का स्वामी नक्षत्र। इस तरह से आप ये 15 तक लिख लीजिए। इस तरह से बना लीजिए 1 2 3 से 15 तक, दिन का स्वामी नक्षत्र, और ये पहला मुहूर्त है। रूबी इस क्लास में नहीं है ना, मुहूर्त वाले में? नहीं सर। अच्छा, चलिए ठीक है। जब आप लोग किसी के लिए मुहूर्त की गणना कीजिएगा तो एक हॉरोस्कोप देखने से ज्यादा कठिन कार्य होता है मुहूर्त की गणना करना। समझ रहे हैं ना? ये बहुत आसान काम नहीं होता है कि लगे और बाँचने लगे, पत्रिका तो देखे और बाँचने लगे। ठीक है, कई लोग तो बिना देखे बाँचने लगते हैं। ठीक है ना? तो मुहूर्त में थोड़ा समय देना पड़ता है। अब आप समझ सकते हैं कि हर 48 मिनट जो है, दिनमान के को 15 भागों में बांटें, रात्रिमान को 15 भागों में बांटें, तो अगर बड़ा दिन हो गया, 13 घंटे का हो गया दिन, तो उसके हिसाब से 48 मिनट की जगह पे अलग मिनट हो जाएगा, और 11 घंटे का रात हो गया तो उसके हिसाब से अलग मिनट हो जाएगा। वो वही मुहूर्त होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? इसका मतलब है कि 48 के आसपास जो दिनमान और रात्रिमान को 15 से भाग देने पर संख्या आए, वही एक मुहूर्त का मान हो जाए। उसी को जोड़ करके आगे मुहूर्त बना लें। तो पहले मुहूर्त का स्वामी होता है आर्द्रा। दिन का, पहले दिन का स्वामी लिख लीजिए, फिर रात का लिखाएंगे। पहले मुहूर्त का स्वामी होता है आर्द्रा, दूसरे मुहूर्त का स्वामी होता है अश्लेषा, तीसरे मुहूर्त का स्वामी होता है अनुराधा, चौथे मुहूर्त का स्वामी होता है मघा, पांचवें मुहूर्त का स्वामी होता है धनिष्ठा, छठे मुहूर्त का स्वामी होता है पूर्वाषाढ़ा, सातवें मुहूर्त का स्वामी होता है उत्तराषाढ़ा, आठवें मुहूर्त का स्वामी होता है अभिजीत, नवें मुहूर्त का स्वामी होता है रोहिणी, 10वें मुहूर्त का स्वामी होता है ज्येष्ठा, 11वें मुहूर्त का स्वामी होता है विशाखा, 12वें मुहूर्त का स्वामी होता है मूल,
13वें मुहूर्त का स्वामी होता है शतभिषा। चौदहवें मुहूर्त का स्वामी होता है उत्तरा फाल्गुनी। और 15वें मुहूर्त का स्वामी होता है पूर्वा फाल्गुनी। ये तो दिन का हो गया। अब रात्रि का जो है स्वामी नक्षत्र वो लिखिए। पहले का आर्द्रा ही रह जाएगा, दिन का भी और रात्रि का भी आर्द्रा ही होगा। दूसरे का रात्रि में पूर्वा भाद्रपद, तीसरे का उत्तरा भाद्रपद, चौथे का रेवती, पांचवें का अश्विनी, छठे का कृतिका भरणी, सातवें का कृतिका, आठवें का रोहिणी, नवें का मृगशिरा, दसवें का पुनर्वसु, ग्यारहवें का पुष्य, बारहवें का श्रवण, तेरहवें का हस्त, चौदहवें का चित्रा, और 15वें का स्वाति। तो यहाँ जो दिन का नक्षत्र स्वामी है उसमें कोई सीक्वेंस नहीं आ रहा है, उसको हमको एज इट इज याद करने की आवश्यकता है। लेकिन जो रात्रि वाला है तो ये तो आपको याद हो गया कि पहला जो मुहूर्त है उसका नक्षत्र स्वामी दिन में भी आर्द्रा, रात में भी आर्द्रा। उसके बाद देखिए पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु और पुष्य। यहां तक ये लगातार है, एक भी ऊपर नीचे नहीं है। अर्थात पूर्वा भाद्रपद से पुष्य तक गिनती में दूसरे नंबर से लेकर के 11वें नंबर तक कोई अंतर नहीं है। बीच में कौन आ जाएगा? श्रवण। श्रवण के बाद जो है फिर जो 3 लगातार नक्षत्र है वो हस्त के आगे का 3 नक्षत्र है, हस्त, चित्रा और स्वाति, वो भी लगातार। तो रात्रि के जो नक्षत्र हैं, मुहूर्त के जो नक्षत्र हैं, अलग अलग मुहूर्त के अलग अलग नक्षत्र, उसको याद रखने का टेक्निक हमारे समझ में आता है। और दिन के नक्षत्र के लिए हमारे इसमें कोई टेक्निक नहीं आता।
अब हमको गाड़ी चलाने के लिए सीखना है या नृत्य आदि का काम सीखना है, और हम इंतजार नहीं करते, आज ही नामांकन करा लेना है, तो कम से कम नक्षत्र तो देख लें। लोग कहता है कम से कम नक्षत्र तो देख लें, ठीक है ना। तो नक्षत्र क्या हो जाएगा कि चरचल नक्षत्र होना चाहिए। तो चरचल नक्षत्र कौन कौन सा है? स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, ठीक है। स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा। तो क्या दिन के नक्षत्र में स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा या शतभिषा का कोई एक आता है? तो 5वां नंबर वाला जो मुहूर्त है वो धनिष्ठा का आ जाता है। इसका मतलब है कि वो जितने बजे पड़ेगा उतने बजे हम क्या करेंगे, नृत्य करने के लिए सीखने का प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्य चरचल नक्षत्र में किया जाता है। समझ रहे हैं ना। आगे धीरे धीरे आप लोग स्वयं बहुत मुहूर्त को बनाने लगिएगा। तो ये चरचल, अगर मान लीजिए कोई स्थिर नक्षत्र हमको ढूंढना है जिसमें नौकरी ज्वाइन कर लें, ताकि मेरा नौकरी एक ही जगह रहे, इधर उधर भटकना ना पड़े, तो स्थिर नक्षत्र ध्रुव और स्थिर नक्षत्र होता है उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी। ये 4 नक्षत्र होता है। उत्तरा फाल्गुनी, तीनों उत्तरा, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी। और हमको नौकरी ज्वाइन करना है, तो हम ये चारों नक्षत्र जहां दिन में टकराएगा वहां नौकरी ज्वाइन कर लेंगे। तो आप देख लीजिए, तीनों उत्तरा में 7वें नंबर पे उत्तरा आषाढ़ा टकराया पहले। समझ रहे हैं ना। तो अब 7वां सुबह से 7:48, 6:48 के बाद 6:48 मत सोचिएगा, 48 मल्टीप्लाइड बाय 6 इजिकल टू जितना घंटा मिनट है, उसके बाद वाला जो समय होगा उस समय में जाकर के आप नक्षत्र, वो सूक्ष्म मुहूर्त हो गया, उसमें जाकर के आप नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो जहां नक्षत्रों को पकड़ना होगा वहां इस विधि का उपयोग करेंगे, और जहां वार को पकड़ना होगा वहां होरा का उपयोग कर लेंगे। होरा भी हम आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे। समझ रहे हैं। कई लोगों को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम होगा, होरा हम आगे पढ़ाएंगे। होरा वो धन संबंधी का ज्ञान देने वाला होरा नहीं, ये दूसरा होरा है। साधारण में ये कहते हैं कि आज सोमवार है, तो दूसरा जो हो रहा होगा वो सोमवार से सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शुक्र का हो रहा दूसरा होगा। तीसरा कौन सा होगा? शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, मंगल तीसरा हो रहा हो जाएगा। तो ये गिनते रहेंगे, वो बता देंगे आप लोगों को। तो आगे ये पाठ में आ जाएगा। तो वार यदि नहीं मिल रहा है, नक्षत्र मिल गया, तो वार को कंट्रोल करना है तो होरा से कर लेंगे। समझ गए। तो तिथि और नक्षत्र मिला हुआ है, वार नहीं पकड़ में आ रहा है, तो वो वार पकड़ लेंगे होरा से, तो उस समय पर जाकर के हम वो काम कर सकते हैं। इसी को सूक्ष्म नक्षत्र बोला जाता है। कि 5 में से 2-3 चीज मिल गया, नक्षत्र नहीं मिल रहा है, नक्षत्र पकड़ लो। वार नहीं मिल रहा है, वार पकड़ लो। क्या तिथि का भी कोई इस तरह का अलग अलग मुहूर्त का अलग अलग तिथि है, उसका ज्ञान हो सकता है? क्या योग का इस तरह का ज्ञान हो सकता है? क्या करण का इस तरह का ज्ञान हो सकता है? तो फिर हमको सूक्ष्म मुहूर्त बनाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। जो चीज छूटेगा उसका जो मुहूर्त जहां होगा वहां जाके पकड़ लेंगे उसको। समझ में आ गया। तो इसके बाद जो है आप लोगों को गंडांत कितने प्रकार का होता है?
बताएं कोई। आप कौन से गंडांत से परिचित हैं? मूल मैंने का सुना है, मैंने मूल गंडांत। मैंने ये YouTube पे पढ़ाया हुआ है। आप लोग YouTube पे नहीं जाते हो, सोच लिए गुरुजी सीधा मिल गए, अब YouTube पढ़ने का क्या जरूरत। सर जल राशि के अंत में और फायर राशि के शुरू में, तीन राशि के शुरू में जो गंडांत आता है अंत चरण में, और फायर राशि के शुरू वाले चरण में जो गंडांत आता है। ये अच्छा सीख रखा है तुमने, एक जुगाड़ तो हमको भी सिखाया। तो इसको लग्न गंडांत बोलते हैं और राशि गंडांत भी बोलते हैं। चौथी राशि कहाँ समाप्त होती है? अश्वनी से शुरू होती है और अश्लेषा में समाप्त हो जाती है। कर्क राशि समाप्त हो जाती है अश्लेषा में, और मघा से पांचवी राशि शुरू होती है। तो अब चौथी और पांचवी राशि के बीच में जो जन्म हुआ वो लग्न गंडांत में कहलाया। अर्थात चौथी राशि के अंत में यदि जन्म हो रहा है 29 डिग्री पे, या सिंह राशि के पहले डिग्री में जन्म हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? लग्न गंडांत में जन्म हुआ आपका। और इसी को नक्षत्र गंडांत बोलते हैं कि अश्लेषा और मघा के मध्य का अंतिम दो चरण, अश्लेषा के अंतिम का 2 चरण और मघा के प्रारंभ का 2 चरण, ये नक्षत्र गंडांत के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया? इस तरह से हम लोग गंडांत को भी समझेंगे। नक्षत्र गंडांत आगे अगले क्लास में आपको बता देंगे ज्यादा अच्छे तरीके से। फिर उसको प्रयोग में कहाँ लाते हैं, गंडांत में हम किस प्रकार से उसको भी वर्जित करते हैं। जब कभी भी शुभ मुहूर्त लेते हैं तो ऐसा नहीं हो कि हम अपने मुहूर्त गंडांत में जाके बना दें, ठीक है ना? तो उससे भी बचने की जरूरत होती है। तो अगले क्लास में इसको पढ़ेंगे। और बताइए क्या हालचाल आप लोगों के? असीम सेन जी क्लास में दिखे थे, फिर गायब हो गए क्या? चलिए कोई बात नहीं। और मन में यदि कोई प्रश्न आ रहा हो एक आध तो कर लें। सर मैं पूछना चाह रहा था। जी बदानी बदानी जी बोलिए, सर बदलानी अभी जी आपने बोलिए। बताया कि दिनमान और रात्रिमान को हम 15 से डिवाइड करेंगे, और एक जगह हमने दिनमान रात्रिमान 12 से डिवाइड किया हुआ था, वो नहीं समझ में आ रहा था। वो अलग अलग जगहों पर ये नक्षत्र के मुहूर्त के लिए बोला गया है, ठीक है ना? इसीलिए यहाँ पे हमको 15 से डिवाइड करना है। कई धन्यवाद। जगह पे 8 से डिवाइड करने की जरूरत होती है। तो जहाँ जैसा जरूरत है वहां आपको वैसा बताया जाएगा। धन्यवाद गुरु जी। कुमार प्रवीण जी गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। तिथि मुहूर्त निकालते हैं, उदया तिथि लेंगे या जो उस टाइम है वो वाली तिथि लेंगे? ये कहानी जो है समाप्त नहीं हो रही है। अलग अलग मुहूर्त के लिए अलग अलग तिथि लिए जाते हैं, बताते हैं। जी गुरु जी। लेकिन विशेष मुहूर्त के लिए, विशेष मतलब अधिकांश मुहूर्त के लिए, विशेष का मतलब अधिक अलग हो जाता है। अधिकांश मुहूर्त के लिए उदया तिथि का ही मान्यता है। क्लियर हो गया? जी गुरु जी। नहीं। कई जगह पर हम गत तिथि को लेते हैं, गत नक्षत्र को लेते हैं, गत वार को लेते हैं, और कई जगह पर हम बनावटी प्रयोग करते हैं। बनावटी जैसे ये नक्षत्र हमने आपको बताया, समझ रहे हैं ना, कि आद्रा किसी भी दिन का पहला जो 48 मिनट है वो किसका है? आद्रा का है। तो यदि हमको यात्रा में और किसी चीज में नहीं मिल रहा है नक्षत्र, तो हम इस नक्षत्र को ले सकते हैं जो मुहूर्त के लिए नक्षत्र बताया, कि हर मुहूर्त का अलग अलग नक्षत्र होता है। और 12 घंटे, चूंकि एक मोटा मोटा बदलानी जी समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको पुनः दोहरा रहे हैं कि यहाँ
15 इसीलिए लिया गया है कि 12 घंटे का मोटा मोटा एक एवरेज दिन और रात माना जाता है हिंदुस्तान के लिए। तो 12 घंटे में 15 मुहूर्त होंगे, क्योंकि एक मुहूर्त का मान 48 होता है। एक मुहूर्त 2 घटिका होता है, ये मैंने पहले दिन पढ़ा दिया है आप लोगों को। तो इसीलिए 48 से भाग दे दीजिए 12 घंटे को। 12 घंटे को मिनट बनाइए, 48 से भाग दे दीजिए, तो वो 15 निकल करके आएगा। इसीलिए 15 मुहूर्तों की चर्चा की गई है। अब क्लियर हुआ आपको? चलिए ठीक है, मिली बताओ क्या प्रश्न है। सर अगर तिथि और वार मिल गया तो ये दिन में मुहूर्त का नक्षत्र निकाल के कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे सीखेंगे। आज इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग सरकार बना करके ही मिलेंगे, चिंता नहीं करना है, पढ़ते रहना है। सरकार बनते बिगड़ते रहता है, ठीक है ना। और आचार्य मनोज जी, ये मुहूर्त का 6 का क्या होता है? जैसे बुधवार को अभिजीत का 6 हो जाता है, तो हर रोज किसी न किसी मुहूर्त का 6 होता है, उसका कारण क्या होता है? नहीं पता, हमको भी पता करना पड़ेगा। ये गुरुजी, ये भादो माता पंचांग, उसका एक वीडियो था, उसने बता रखा था, तो मैं आपको भेजू? भेज दीजिएगा, देख लेंगे। ठीक है गुरुजी। आप यदि ये सोचिएगा कि मैं मुहूर्त मार्तंड को कंठाग्र करके रखा हूं, सर्व संग्रह और क्या नाम कहते हैं, धर्म, नाम भी भूल गया, छोड़िए। हाँ, तो सब हमको कंठाग्र है, तो ऐसी बात नहीं है। मैं इसीलिए आपसे कहा कि बहुत कुछ आपसे ले पाएंगे। आप लोग उसी तरह से गुरुकुल का शिक्षा लिए हैं, तो उससे लाभ मिले, ये ज्यादा उम्मीद रखते हैं। चलिए आज इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम 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 प्रणाम।